डियर स्टूडेंट्स, आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इनके न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा की थी। आज का हमारा जो एक लेक्चर रहेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर रहेगा और हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है। क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में या सीबीएसई और आरबीएसई सभी प्रकार के बोर्डों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखिए, हम अपने नए टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको उस टॉपिक की समझ नहीं होगी। एक्चुअल में देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग है कि द पॉइंट इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड where electric potential be same are called equipotential point। मीन वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और जिनकी पोटेंशियल सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट। और सरफेस क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ points are called line and combination of line is called the surface। mean it is the surface consist of equipotential point। it is the surface consist of equipotential point, or we can say that surface having equal potential at every point on it is called equipotential सरफेस। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा सरफेस और ऐसा एरिया और ऐसी प्लेन जिसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम हो। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकालनी है। डिस्टेंस r है, ये इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होती है KQ/R, V इज इक्वल टू KQ/R। अगर हम मीडियम को भी चेंज ना करें, क्यों चार्ज भी चेंज नहीं है क्योंकि सेम चार्ज के अराउंड की बात करते हैं, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका ये मीनिंग है, इफ R इज सेम V सेम, तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट चार्ज से इक्वी डिस्टेंस जो पॉइंट होंगे, ये पॉइंट है, ऐसे सर्कल बना दो, ये इक्वी डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस R हैं, क्योंकि जो सर्कल होता है उसकी रेडियस कितनी होती है? R। और जो इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट है उनकी पोटेंशियल भी क्या होगी? सेम। और सेम पोटेंशियल होगी तो इनको हम क्या कह देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देंगे इनको। तो ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जो फंक्शन है वो R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट है। अब हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ बात पढ़ लेते हैं, सेफ की बात कर लेते हैं। 4 पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा आपका? पॉइंट चार्ज के लिए वो ऐसा होगा, ये पॉइंट चार्ज है
कोसेंट्रिक सर्कल में हो जाएगा। ये पॉइंट चार्ज के लिए है, तो इसका ये है पॉइंट चार्ज के लिए कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल, और स्फेयर भी कह लो, कोसेंट्रिक स्फेयर। ये फर्स्ट के लिए है। सेकंड आपका आ जाए लिनियर चार्ज के लिए आ जाए, और लिनियर चार्ज लिनियर चार्ज के लिए कैसा हो सकता है, ये आपका लिनियर चार्ज है इस तरह से, तो इस पे आपके ऐसे सिलेंडर बन जाएंगे, कोसेंट्रिक सिलेंडर। ये सिलेंडर बन जाएंगे आपके, इसको हम कहेंगे कोसेंट्रिक सर्कल सिलेंडर, कोसेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में हो जाएंगे। और एक होते हैं हमारे प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का सिंपल सा मीनिंग है, ऐसे हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो प्लेन के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है, ये प्लेन के लिए हो जाएंगे। तीन तरह की हमने शेप बना दी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इन तीन शेप में होंगे, और इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ना चाहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो हम एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point on equipotential surface B जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा मोमेंट में, जीरो वर्क डन हो जाएगा। हम इसको प्रूफ भी देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है जीरो। मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमने इसको कह दिया P Q R और S। इस पॉइंट पे ये A पॉइंट है, यहां से आपका चार्ज यहां मूव करता करता और यहां पहुंच गया B पॉइंट पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस था A से B। तो फ्रॉम डायग्राम पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो जाएगी, कारण लिख देंगे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होती है, सेम रहेगी, बट वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो। और जब इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, Q, जिस चार्ज को लेके गई पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट हमारा B है और इनिशियल पॉइंट A था, VB माइनस VA, और दोनों की वैल्यू सेम है तो कितना हो गया, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा उस पे चार्ज के मोमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर चार्ज को मोमेंट कराते हैं तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आपको कोई पोटेंशियल सरफेस दे देंगे इक्विपोटेंशियल और उस पे वर्क डन निकालना पूछ लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर to the equipotential surface. पोटेंशियल सरफेस, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा नॉर्मल इंटर करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 बनाएंगी। इसका प्रूफ समझा देता हूं कि क्यों होती है। मान लीजिए हम ऐसा मान लें कि ये आपका एक चार्ज कंडक्टर स्फीयर है, इस पे ये चार्ज इस तरीके से फैला हुआ है आपका, और हम ये कह दें कि इसके जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो किसी एंगल पे है। हमने ऐसा ले लिया कि ये इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइन है जो इसके सरफेस के साथ थीटा कोण बनाती है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि क्यों 90 डिग्री होता है, इसका प्रूफ कैसे करें हम, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर कंसेप्ट को समझना है तो हमें ये भी देखना होगा कि ऐसा ही क्यों हुआ। अगर मैं सीधा इस लाइन को लिख के छोड़ दूं तो स्वाभाविक सी बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री या नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक लाइन हमारी। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? ये थीटा एंगल बनाती है तो ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये हो गया ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में हो जाएगा ई कोस थीटा। इसको टेंजेंशियल और उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट तोड़ दिए हमने, एक ई साइन थीटा और एक ई कोस थीटा। अगर मान लीजिए ई कोस थीटा है जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ई कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, मीन चार्ज एट रेस्ट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लीजिए ये 0 नहीं होता तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फोर्स लगाएगा इस चार्ज के ऊपर और ये मोमेंट करने लग जाएगा, और मोमेंट करेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगी, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक हो जाएगी। ई 0 हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि फील्ड तो है ना, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो है। तो 0 कौन है? कोस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 है, और कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना हो? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो इसलिए ये कंडीशन प्रूफ होगी कि थीटा का मान हमेशा 90 रहेगा, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी ब्रांच है वो ये कंडीशन को बताती है कि चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर चार्ज रेस्ट पे नहीं है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर काउंट नहीं होगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा? फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन आ जाएगी। और हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ रहे हैं, इसलिए चार्ज रेस्ट पे रहेगा। चार्ज रेस्ट पे है तो मतलब है कि ये वाला कंपोनेंट आपका 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है नहीं, क्योंकि उसकी तो वैल्यू है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वर्क डन 0 होता है इक्विपोटेंशियल पे। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी, प्रूफ समझ में आई होंगी। हम थर्ड प्रॉपर्टी की अब बात करते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। हम ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक लाइन के लिए भी पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect to one another। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि why two equipotential surface can never intersect, give the reason। तो रीजन बताना होता है। ऐसा ही क्वेश्चन मैग्नेटिक लाइन के लिए भी मिलेगा कि why two magnetic line can never intersect। ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक लाइन के लिए मिलेगा, why two electric line can never intersect। तीनों के रीजन अलग अलग हैं। हम यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं होता।
मान लीजिए एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये पहला सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। हमने मान लिया कि ये इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द इंटरसेक्ट पॉइंट। और हमने दो पोटेंशियल सरफेस इस तरीके से लिए कि एक की जो पोटेंशियल है वो V1 है और दूसरे की पोटेंशियल V2 है। अब ये क्या कर रहा है, कंडीशन क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की? इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन यही है कि उस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट हैव द सेम value of electric potential. It means that this surface S1 have the value of potential V1. It means that each and every point on this surface have the value V1. It means that at this intersect point potential is V1. But at the same time this surface say that potential is V2, and at the intersection according to this surface potential be V2. At the intersect point there are two type of potential, V1 and V2. If V1 and V2 are different, it is impossible because a single point do not have different electric potential. So we write here explanation लिखता हूं मैं, let us take two equipotential surface S1 and S2 having potential V1 and V2 respectively. If they intersect at point O, it means that this is the O point. It means that at point O, we can say that intersect point. At point O, potential B V1 due to S1 and V2 due to S2 surface. But a single point do not have different value of potential. So we can say that they never intersect. यही कारण इसका हम लिख देंगे कि अगर दो पोटेंशियल हमारे हैं, सरफेस एक की पोटेंशियल V1 है, एक की V2 है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए तो इसका स्वाभाविक सा मीनिंग ये हो जाएगा कि आपका एक ही पॉइंट जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उस पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपकी, उस पे आपकी दो पोटेंशियल हो जाएंगी, और जबकि ये ऐसा संभव होता नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी कंडक्टर के लिए भी आती है कि जो भी कंडक्टर सरफेस होते हैं, कोई भी कंडक्टर होगा उसका सरफेस वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। मीन सरफेस ऑफ कंडक्टर एक्ट एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन है वो 90 डिग्री होती है, वो हमने प्रूफ कर लिया। कुछ मैंने स्ट्रक्चर समझाई दी कि आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए है वो पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल शेप हो जाएगी, सिलेंड्रिकल लाइन चार्ज के लिए होगी, प्लेन सरफेस भी हो सकते हैं, इनकी आपको ज्योमेट्री समझानी आ सकती है। एक यहां से अपना क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है, हम उस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं एक नए टॉपिक को समझा देता हूं आपको, काफी अच्छा, परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, relation between electric field and electric potential. So we derive the relation between electric field and electric potential as, here I will write relation between E
and V. E stand for electric field, V stand for electric potential. Let us consider there are two surfaces. This is first, this is second. We can take two equipotential surface. This is S1 and this is S2. We can consider these are the equipotential surface here plus Q charge, and these surface are due to this point charge. This have the potential V and this have the potential V minus dV. Why we take V and V minus dV? As we move away from this point charge, potential start to reduce. So if here is potential V goes from here to here, it is the away point with respect to S1, S2. This is nearest is S1 and this is S2. We can say that here potential is V. Then as we move away from this charge, potential start to decrease and it became to V minus dV. But at the same condition, the electric field have the direction as like this. I will make it straight as like this. This is the direction of electric field intensity. We want to carry a unit test charge from point A to point B, and this point is C. This is the direction to carry a point charge from point A to B, and this distance is dx, we can say that, and this is r and this angle is theta. We consider as like this. Mean this is the positive charge Q and this surface is S1 and having potential V, S2 surface having potential V minus dV. As we move away from the point charge, then potential start to reduce. So it is slightly less than this. And we carry a unit test charge that is shifted from point A to point B, carrying distance dx, and electric field intensity is as like this. This makes the 90 degree with this equipotential surface. Then we write as let us take two equipotential surface S1 and S2 having potential V and V minus dV, having potential V and dV. A point charge Q naught move from point A to B between the surface, between the equipotential surface as shown in diagram. We find out the work done to carry this charge. First, work done to move Q naught from S1 to S1 is work done. We can find out here in the reference of potential difference. Work done, small work done between A point to B point is charge is Q naught, and here is potential difference. We write as this is formula is work done for formula is charge into potential difference between these 2 points. So we take Q naught into this potential difference, mean potential at final position VB minus potential of initial. So we write as VB minus VA, and finally we write value of VB is Q naught into V minus dV minus of V. V cancel to V, and finally we get work done Q naught dV. This is of negative sign. This equation is first, mean dW, small amount of work done to carry a unit charge from A point to B point between the two potential
V and V minus dV will be equal to minus Q naught dV. But at the same time, we also find out the value of work done. Work done. We also know, we know that work done is force into displacement dx. This is also the formula. Mean work done from one point to another point is work done is equal to force into displacement. This is the, and we write as this force is electrostatic force. This is electrostatic force. It means that electrostatic force is charge into electric field into dx. We open the dot product here. Q naught E dx. Angle between them is theta, so it makes angle cos of theta. dw is equal to Q naught E dx cos theta. From diagram, and we take the right angle triangle as like this. This became dr. This is second equation. From here I will write from diagram in triangle, this make angle 90 degree. A angle is CAB. This is right angle triangle, and we find out the value of dx upon dr is equal to cos of theta, and dr upon dx. So dr is equal to dx cos of theta. We put the value of dr as like this. This is the right angle triangle. This is 90 degree. This is hypotenuse, and angle name here. This is cos base upon hypotenuse. This is base. This is hypotenuse. Base upon hypotenuse is cos theta, and we replace as this is the second equation. Both work done obtained from equation first and equation second with the same work done. This is the unit as charge carry from A to B. So we know very well electrostatic force is conservative in nature. We already proved that there is electrostatic force conservative in nature. It means that it depends only initial and final position. This is the initial position and this is final position. In both the work done from equation first and equation second, initial and final position are same, so work done must be same. So we write, compare from equation first and second, compare equation first and second, we get compare, this is Q naught E dr is equal to minus Q naught dV. Q naught cancel to Q naught, and finally we get the answer as like this: E is equal to minus dV upon dr. This is the final answer, relation between electric field and potential difference. So here I can also explain as like this. It can be written into different form. First, in vector form. In vector form, we write E is a vector quantity minus, this is grade sign of V. This sign is known as the grade, and also we write as minus grade of V. This is E. We write in the name of the grade. I clear here this representation. There are three type of representation of for this del operator. This is the del operator. We write as this is del operator. इसको हम क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर बोलते हैं. डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है. तीन तरह का हो सकता है. जैसे अगर आपकी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ आ जाए डेल ऑपरेटर, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसके साथ आ जाए तो इसको ग्रेड कहेंगे. अगर ये डेल ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी के साथ आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट में भी आ सकता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी आ सकता है.
अगर डॉट में आ जाए तो इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, और क्रॉस में आ जाए तो इसको कर्ल बोलते हैं। तो एक ही चीज के तीन नाम हैं यहाँ पर। जब ये डेल ऑपरेटर किसी आपकी स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है तो इसको ग्रेड बोलते हैं। जब ये आपके वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट में है या क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर वो डॉट प्रोडक्ट में है तो आप समझ जाना कि वो डाइवर्जेंस का काम करेगा, और अगर आपके क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाए, हियर आई विल राइट क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो कर्ल का काम करेगा। ये रिलेशन था, मैं इसको 3D में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। काफी अच्छा आर्टिकल था ये, आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और भी अच्छी समझ बने, और इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उस न्यूमेरिकल की भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसको 3D में भी समझा देता हूं, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे पता लगेगा कि यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये सब मैं चर्चा करने वाला हूं आपके कंपटीशन के हिसाब से। वीडियो पूरा देखें आप लोग। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये तो आपकी को रिक्वेस्ट ही है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक का वीडियो देखें तो उसको पूरा देखना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3D की केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको लिखा जाता है ई एक्स कंपोनेंट आई, ई वाई कंपोनेंट जे, एंड ई जेड कंपोनेंट के। ई एक्स, ई वाई और ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट हैं। ये एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में और एक जेड में। आई, जे और के ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्टैंड फॉर एक्स एक्सिस, दिस स्टैंड फॉर वाई एक्सिस, एंड के स्टैंड फॉर दिस एक्सिस। सो डेल ऑपरेटर we write as this is d upon dxi, d upon dyj, and d upon dz k. We write as del operator is the operator, or we can say that it is differential operator, have the value in some book. This operator written as del operator is curl by curly x I. This is also small differentiation. We write this del or small change into d. So there is no much difference between this operator. This is only differential operator. We apply here. Then E, this is the equation, we give the name of equation third, put into equation third, then put into equation third. इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इधर तो हो गया ई एक्स आई, ई वाई जी, ई जेड के इज इक्वल टू माइनस, इसको भी रख दो डी एक्स आई, डी अपॉन डी वाई जी, डी अपॉन डी जेड के, और बाहर है पोटेंशियल, दिस इज स्केलर, एंड वी राइट, वी मल्टीप्लाई दिस, this is minus dv upon dxi minus dv upon dyj minus dv upon dzk. We write as this is exi, eyj और ezk. Compare both side. Component of I, कंपोनेंट ऑफ i के साथ कंपेयर कंपोनेंट ऑफ j, कंपोनेंट ऑफ j के साथ k को k के साथ, तो क्या बन जाएगा, ई एक्स कंपोनेंट हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx, कॉमा ई वाई कंपोनेंट आपका हो जाएगा dv अपॉन dy माइनस का, और ई जेड जो कंपोनेंट है वो आपका माइनस dv अपॉन dz हो जाएगा। हम इंडिविजुअल ऐसे वैल्यू निकालेंगे इनकी, ये बात आपको समझ लेनी है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और पोटेंशियल, अब कंफ्यूजन यहां होता है कि हमें कैसे पता लगे कि ये फॉर्मूला लगेगा। जब भी, ध्यान से सुने इस बात को, वो ध्यान से सुननी है, जब भी पोटेंशियल आपकी फंक्शन में दे रखी हो, किसमें दे रखी हो, फंक्शन के अंदर, एक्स वाई और जेड के फंक्शन में जब भी पोटेंशियल मिल जाए, कहीं भी मिल जाए पूरी फिजिक्स में,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का यही मेथड रहेगा। अगर इसके अलावा पोटेंशियल मिलता है आपके फंक्शन में नहीं है तो आप अलग फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको फंक्शन की फॉर्म में मिलेगी तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे न्यूमेरिकल निकालते हैं। तो देखिए अपना न्यूमेरिकल, ये स्टेटमेंट है आपकी न्यूमेरिकल की, और स्टेटमेंट देखिए ये कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, this is the value of potential at xy point, calculate electric field at that point। तो यहाँ फर्स्ट आप क्या देखेंगे कि पोटेंशियल जो दे रखी है आपको वो फंक्शन की फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में दे रखे। तो इसका आंसर कैसे सोल्व करना है? आंसर सोल्व करेंगे हम कि गिवन क्या है, v इज इक्वल टू 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू, और वी कैन से दैट EXI EYJ EZK इज इक्वल टू माइनस dv बाई dxi dv अपॉन dyj और माइनस dv अपॉन dzk। ये हमारा फॉर्मूला है, हमें पता है कि हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। और ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको निकालना है। और हम दूसरे तरीके से ये भी जानते हैं कि ई एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा, माइनस dv अपॉन dx करके। ई वाई कंपोनेंट कैसे निकालोगे, माइनस dv अपॉन dy करके। और ई जेड कंपोनेंट कैसे निकालोगे, माइनस dv अपॉन dz कंपोनेंट से। और फाइनल में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, EXI EYJ और EZ की। ये हमें निकाल के दिखानी है। एक एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। पहले इस पार्ट को सोल्व करता हूं। माइनस साइन ऐसे कैसा, v की वैल्यू ये दे रखी है, आपको उठा के रख दो। d अपॉन dx डिफरेंशिएशन करना है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी आप x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करें तो ये समझ लेना y और z आपके कांस्टेंट हैं, क्योंकि x एक्सिस में y और z जीरो होते हैं। तो देखिए माइनस ऐसे कैसा, इस पार्ट का करो 6 और y तो आपके कांस्टेंट होंगे, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना देगा 1, प्लस y आपका कांस्टेंट है, इसके साथ x आया नहीं तो ये 0, और ये x स्क्वायर है, x के साथ डिफरेंशिएशन करना तो 2x, और रीअरेंज करके देख लो इसको क्या हो गया 6y माइनस 2x। और भी अगर अच्छे से इस माइनस को खोलना हो तो 2x माइनस 6y, ये आपका EX निकल गया। फिर EY निकालना है आपको, माइनस ऐसे का ऐसा डिफरेंशिएशन y से करना है, और ये दे रखा है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y से करेंगे तो x वाले फैक्टर आपके जीरो हो जाएंगे, माइनस d अपॉन dy करना, हमने माइनस बाहर रख ली। इसमें देखिए 6 और x तो कांस्टेंट हो गए, y का करोगे तो 1, और इस y का करोगे तो पावर आगे आगे 2 पाई, ये जीरो बन गया क्योंकि x अकेला इसके साथ y नहीं है। तो इस माइनस को खोलो तो माइनस 6x माइनस 2y बन गया। ये आपका EY निकल गया। EZ करना है आपको, माइनस d अपॉन dz, v की वैल्यू है 6xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें कहीं भी z नहीं है तो ये जीरो बन गया। EZ की वैल्यू आपकी क्या आएगी, EZ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको z दिखाई नहीं दिया, x और y है तो वो कांस्टेंट। इसमें पुट करो EX की वैल्यू ये रही, यहाँ EX की वैल्यू पुट करो तो E का आंसर क्या हो गया हमारा 2x माइनस 6y, ये है वैल्यू। 2x माइनस 6y और i से रिप्रेजेंट कर दिया। EY की वैल्यू ये रही, माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6x माइनस 2y इंटू जे, और k का फैक्टर आपका 0 की, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हों तो आप ऐसे करेंगे। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एग्जामिनर बदलाव कर सकता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, क्या लिख देगा 1 1 1 एंड 1, ये न्यूमेरिकल आ जाए। तो आपको क्या करना है,
जो भी ये वैल्यू आपकी x की है, ये y की है और z इसमें 0 है, तो x की यहां आपको ई x निकालो। गिवन क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यहाँ x को 1 रखो, 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 कितना हो गया -4। ई वाई कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को रखो, x की जगह 1 रखो, y की जगह भी 1 रखो, कितना आ गया -8। ये 0 है ही, ई जेड 0। तो वैल्यू क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये x की वैल्यू आएगी ई एक्स की -4, तो यहाँ आ जाएगा -4i माइनस का 8j 0 के। अगर ये कह देता मैग्नीट्यूड निकालिए, तो हम बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, -4 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर का रूट, ये 4 का 16 और 8 का 64, 80 का रूट, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में जहां आपकी पोटेंशियल है वो फंक्शन में दे रखी हो, तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लें, ये आपके काम आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल को ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके टॉपिक था।